हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्ट ए का जो टॉपिक होता है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसमें जितने भी आपका टॉपिक है या यूं कहें जो भी आपको कंटेंट पढ़ना है वो सारे कंटेंट को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे। क्वेश्चन आंसर है, कुछ पॉइंट्स है या कुछ डेफिनेशन है, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है या पॉइंट्स है या डेफिनेशन है वो टोटल आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। इट मीन्स कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपका PYQ हो सकता है, यानी आपका प्रीवियस क्वेश्चन से मैच भी कर जाए। तो ऑल द टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारा टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टॉपिक जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और आप इस चीज को ध्यान समझे और देखे कि आखिर कौन सा मेथड, कौन सा डेफिनेशन कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, और उसी चीज को अगर आप लिखते हैं या अपने लैंग्वेज में ढंग से लिखते हैं तो यू कैन गेट मोर मार्क्स, आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ देखिए, सबसे पहला आपको दिया हुआ है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग जानते हैं या भी आप लोग जानते होंगे कि कम्युनिकेशन जो होता है एक ऐसा मेथड हो गया जिसमें हम लोग किसी भी चीज को दूसरे के सामने शेयर करते हैं, चाहे कोई भी मेथड हो, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको 4 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। सबसे पहला आपका हो गया वर्बल कम्युनिकेशन, सेकेंड आपका हो गया नॉन वर्बल, थर्ड आपका हो गया रिटन और फोर्थ आपका विजुअल कम्युनिकेशन। तो आपका वर्बल में क्या होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम कोई भी वर्ड को बोलकर दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। जिसमें आपको कोई भी कम्युनिकेशन जो होगा फेस टू फेस कन्वर्सेशन होगा, टेलीफोन कॉल द्वारा होगा, प्रेजेंटेशन होगा, मीटिंग्स होगा और स्पीचेस होगा। इसमें हम लोग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन को बोलकर दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्या हो गया नॉन वर्बल, इसमें आपको बोलना नहीं है। सेकेंड में क्या है, आपको बिना बोले रिप्रेजेंट करना है। बिना बोले तो बहुत सारी चीज हो गया, लिख के भी होता है तो लिखा नहीं जाएगा, आपका इशारों से बात होगा। जैसे इशारों से बहुत सारा बात हो जाता है, तो इशारों से बात होगा। इट मीन्स आई कॉन्टेक्ट हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया, तो ये सब मूवमेंट, ये सब मेथड का यूज किया जाएगा ना, तो वो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जिसमें आपको क्या हो जाएगा, स्माइल शो द फ्रेंडलीनेस, फोल्डेड आर्म में शो डिस्कम्फर्ट एंड आई कॉन्टेक्ट इंडिकेट कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये सारे जो आपको एग्जांपल्स हो गए वो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हो गया। थर्ड क्या होगा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन यूज रिटन वर्ड्स, जैसा कि नाम है वैसा ही आपका इसका डेफिनेशन हो जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन में जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा वो रिटन वर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी लिखित रूप में होगा, ओके। इसके एग्जांपल में क्या हो जाएगा, आपको ईमेल्स हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा, रिपोर्ट्स हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा, या कोई भी टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन यूज इमेज, सिंबल्स एंड विजुअल्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन क्विकली एंड क्लियरली। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर इमेज द्वारा, सिंबल द्वारा और विजुअल द्वारा यानी वीडियो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस मेथड को हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जांपल्स में आपको चार्ट्स हो गया, डायग्राम्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, पोस्टर्स हो गया, मैप्स हो गया, साइन हो गया, बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसमें हम लोग विजुअल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, ओके। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड में आपका है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक। फीडबैक होता क्या है, फीडबैक इज रिस्पॉन्स और रिएक्शन गिवन बाय रिसीवर टू सेंडर आफ्टर रिसीविंग मैसेज। जब कोई मैसेज रिसीव करने के बाद रिसीवर जो है सेंडर को कोई रिस्पॉन्स भेजता है तो वही आपका फीडबैक कहलाता है। और फीडबैक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो इसीलिए क्योंकि फीडबैक आपको ये बताता है कि मैसेज जो पढ़ा है या जो मैसेज पढ़ने वाला आदमी है उसको मैसेज कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, वो उसके अकॉर्डिंग वहां पर रिप्लाई देता है, ओके। इट शो द मैसेज वाज अंडरस्टूड करेक्टली, मिसअंडरस्टैंड और नीड क्लियरिफिकेशन। फीडबैक टेल द सेंडर हाउ द रिसीवर फील व्हाट दे थिंक अबाउट द मैसेज। यानी इससे सिंपल ये मालूम हो जाता है ना कि आपको रिसीवर कैसा फील कर रहा है किसी मैसेज को पाने के बाद, किसी मैसेज को पढ़ने के बाद, ओके। अब देखिए क्वेश्चन है डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन वन सेंटेंस विथ एग्जाम्पल। इसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन का बैरियर्स भी होता है। आपको कोई भी 3 या 2 जैसा एग्जाम में पूछा था वैसा लिखेंगे। आपका सबसे पहला होगा फिजिकल बैरियर्स, यानी फिजिकल बैरियर्स आर ऑब्स्टेकल इन द एनवायरनमेंट दैट ब्लॉक कम्युनिकेशन।
यानी सिंपल बात समझ लीजिए कि फिजिकल बैरियर्स मतलब क्या हो गया, अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पे वो रुकावट बनेगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिखा है, नॉइज फ्रॉम ट्रैफिक मेक इट डिफिकल्ट टू हियर अ स्पीकर। मतलब क्या हो गया, कहीं आप रोड पे चल रहे हो, बहुत पोंपा बज रहा है, आपका स्पीकर बज रहा है या हॉर्न बज रहा है, तो क्या होगा, आपके दोस्त से कुछ बोलते तो बहुत धीरे सुनाई देगा, बिकॉज ऑफ वहां पे आपको सुनने में कठिनाई हो रही है। ठीक है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स में क्या हो गया, साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर अराइज फ्रॉम पर्सन इमोशन, एटीट्यूड और माइंडसेट। एग्जांपल, स्टूडेंट हु लैक कॉन्फिडेंस मे हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन। मतलब क्या हो गया, इसमें आपको कोई पर्सन का इमोशंस, एटीट्यूड या माइंडसेट पे डिपेंड करता है। क्लास में आप देखते होंगे कि कोई बच्चा जो है उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया या आंसर आपको नहीं पता है, तो उस कंडीशन में बोलने से हिचकिचाता है। वो ये सोचता है ना कि हम बोलेंगे मेरा गलत हो जाएगा तो लोग क्या कहेगा, बच्चा लोग क्या कहेगा, हंस देगा, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। एक हो गया लैंग्वेज बैरियर्स। लैंग्वेज बैरियर्स अकर व्हेन पीपल डू नॉट शेयर अ कॉमन लैंग्वेज एंड यूज अनक्लियर वर्ड यूजिंग टेक्निकल jargon एंड लिसनर कैन नॉट अंडरस्टैंड। देखिए होता क्या है कि अगर आप किसी लैंग्वेज को बोलते हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा लैंग्वेज है जिसको आप बोलने में कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, तो आप वहां पे उस लैंग्वेज को नहीं बोल पाते हैं या फिर टूटा फूटा बोलते हैं। तो टूटा फूटा बोलेंगे या नहीं बोल पाए तो होता क्या है, सामने वाला नहीं समझ में पाएगा कि आप बोलना क्या चाहते हैं या बोल क्या रहे हैं। ठीक है। तो ये हर जगह होता है, जहां मान लीजिए कोई एक पर्सन है कहीं जा रहा है और गांव का लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में वहां पर लैंग्वेज बैरियर्स जो है आपको काम करता है, यानी लैंग्वेज बैरियर्स हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कोई भी 2 प्रैक्टिस का नाम लिखना है जो आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन को दर्शाता होगा। सबसे पहला हो गया बी क्लियर एंड कंसाइज, यूज सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज सो लिसनर इजीली अंडरस्टैंड द मैसेज विदाउट कंफ्यूजन। यानी इसमें क्या होता है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, सिंपल यूज कीजिए कि सामने वाला आसानी से समझ जाए, उसको प्रॉब्लम ना हो समझने में। अगर उटपटांग वर्ड को बोलेंगे तो भाई सामने वाला को आधा समझ में आएगा, तो वो बोलने से आपको कोई फायदा नहीं है। लिसन एक्टिवली, पे फुल अटेंशन टू स्पीकर, अवॉइड इंटरप्शन एंड रिस्पॉन्स थ्रोली शो अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद किसी भी बात को अगर सुनते हैं तो कंप्लीट सुनिए। बहुत सारे बच्चे का आदत होता है कि टीचर पढ़ा रहा है, बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं, या घर में कोई कुछ बोल रहे हैं बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कम्युनिकेशन आपको कंप्लीट नहीं होता है, जिसके वजह से जो आप जानना चाहते हैं वो बच्चे नहीं जान पाते हैं। इसलिए जब भी कोई बात बोला जाता है, कहा जाता है, तो आप उसको ये पूरा अटेंशन होके पूरा ध्यान देकर सुनिए, तभी कोई बात समझ में आएगी। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, व्हाई सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट इन लाइफ। सेल्फ रेगुलेशन जो है लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल कंट्रोल देयर इमोशंस। देखिए अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, थॉट्स को और बिहेवियर्स को, allowing them to make better decision and respond to situation calmly और responsibly। तो होता क्या है कि अगर आप अपने आप को रेगुलेट करते हैं, इसका मतलब आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। ठीक है, यानी आप हर चीज को अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ये समझ जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे थॉट्स क्या है, हमारा बिहेवियर्स क्या है, सब उसके हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल कर देते हैं। और इससे क्या होता है कि हम अपने हर चीज पे काबू पा लेते हैं। और जब अपने आप पे काबू पा लीजिएगा ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिएगा, तो आप जो है किसी भी सिचुएशन को, किसी भी कंडीशन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपका सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, पहला पॉइंट, इट हेल्प्स मैनेज स्ट्रेस एंड स्टे फोकस्ड ड्यूरिंग चैलेंजिंग सिचुएशन। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, तो अगर रेगुलेट करते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन होगा आप उसको हैंडल कर सकते हैं। सेकेंड क्या हो गया, इट इंप्रूव्स रिलेशनशिप बाय प्रिवेंटिंग इंपल्सिव और इमोशनल रिएक्शन। और कोई भी अगर मान लीजिए ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाता है जिसमें आप कुछ बोलने लायक नहीं रहते हैं, तो वहां भी सिचुएशन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी इमोशनल सिचुएशन में भी लोगों को बहुत ही कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो सब चीज भी आप कर सकते हैं सेल्फ रेगुलेशन से।
इट सपोर्ट लॉन्ग टर्म गोल बाय इंकरेजिंग डिसिप्लिन एंड पॉजिटिव हैबिट्स। और इससे क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म जो है किसी भी गोल को इनकरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन पर्सन है, डिसिप्लिन बॉय है, तो आप जो है किसी भी तरह का सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ में अगर डिसिप्लिन है ना, तो आप हर काम को डिसिप्लिन से कीजिएगा, और बिना डिसिप्लिन का तो जानवर भी रह लेता है, आदमी क्या बात है। थर्ड आपका हो गया, इट बिल्ड्स इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल मेंटल वेलबींग। और इससे क्या होता है कि आप अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को बिल्ड करते हैं। मतलब क्या हो गया कि हर एक तरह का सिचुएशन को, इमोशंस को आप कंट्रोल करते हैं, हंसने का, रोने का, गाने का, खेलने का, कूदने का, बहुत सारा चीज होता है, बहुत सारे इमोशंस होता है बच्चे के ऊपर, बच्चे के अंदर बहुत सारे इमोशंस होता है। वो सारे इमोशंस को कंट्रोल करना है, जैसा सिचुएशन है वैसा ही काम करना है। ठीक है, अब कोई रो रहा है घर में, आप उसके पीछे जाके हंसीएगा, क्या कहेगा लोग। ठीक है, इमोशंस कंट्रोल करना है। अब देखिए क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल इन लाइफ। लाइफ में गोल को सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अरे भाई, गोल रहेगा तभी तो आप कुछ कीजिएगा, नहीं गोल रहेगा तो क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर है, सेटिंग गोल्स इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ बिकॉज इट गिव्स डायरेक्शन, मोटिवेशन एंड पर्पस, हेल्पिंग इंडिविजुअल स्टे फोकस एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग देयर डिजायर्ड फ्यूचर्स। यानी इससे ये होता है ना कि आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य मालूम हो जाएगा कि आपको करना क्या है, आप क्या कर रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। ये सब चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे आपका डायरेक्शन मालूम हो जाएगा, मोटिवेशन मालूम हो जाएगा, आपकी पर्पस मालूम हो जाएगा, जिससे आप किसी चीज को अचीव करने के लिए आप उसको फोकस होकर काम करेंगे। इसलिए आपको गोल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सेटिंग गोल्स, पहला क्या है, प्रोवाइड क्लैरिटी एंड एक्शन, गोल गाइड यू व्हाट यू डू ऑन व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। यानी क्या करना है, कहां जाना है, इसी ये आपको गोल से मालूम होगा। उसके बाद इंक्रीज मोटिवेशन, हैविंग अ क्लियर गोल इनकरेज कंसिस्टेंट एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। क्या हो जाएगा, अगर आपका मोटिवेशन अच्छा है, आप किसी चीज को एकदम सही ढंग से कर रहे हैं ना, तो आप उस चीज को, गोल को पाने के लिए कांस्टेंट होकर काम करेंगे, यानी एकदम उस पर फोकस करेंगे। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, आपका गोल से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव रहेगा। गोल हेल्प यू चूज एक्शन दैट यू मूव फॉरवर्ड, सेल्फ बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, अचीविंग गोल बूस्ट बिलीफ इन योर एबिलिटी। ठीक है, इनहेंस टाइम मैनेजमेंट, गोल हेल्प यू प्रायोरिटाइज टास्क एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ये भी आपका बहुत ही बड़ा फायदा होता है। और लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ, यानी गोल सेटिंग इनकरेज कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। अगर आप गोल सेट किए हुए हैं, आपको क्या बनना है, क्या करना है या क्या करने जा रहे हैं, अगर एक गोल बना होता है ना, तो आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, आपको हर दिन कोई ना कोई फायदा होता है। ठीक है, इसलिए गोल होना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, इन स्मार्ट गोल व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर, एक्सप्लेन। स्मार्ट गोल में ए का मतलब होता क्या है। जैसे SMART होता है ना, तो स्मार्ट में ए का मतलब क्या हो गया, तो ए स्टैंड्स फॉर अचीवल, यानी आप क्या अचीव करने वाले हैं। एन अचीवल गोल इज वन दैट इलास्टिक एंड पॉसिबल टू accomplish what the resource, time and skill you have. It should challenge you but not so difficult that it become impossible or discouraging. यानी सिंपल ये हो गया कि ये एक आपका रियलिस्टिक और पॉसिबल चीज ऐसा हो जाता है जो रिसोर्स टाइम के साथ आप प्राप्त करेंगे। आपके पास जो स्किल होगा, जो रिसोर्स होगा, जो टाइम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो अचीव करते हैं वही आपको स्मार्ट गोल के तहत आता है। एक जो ए का मतलब हो गया यही होता है, यानी अचीवेबल, यानी आप किस चीज को अचीव कर रहे हैं, आप किस चीज को अचीव करने लायक है, किस चीज को अचीव करने में सक्षम है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन इफेक्टिवली डीलिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस को डील करने के लिए टाइम मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड प्रोवाइड एनी वन स्ट्रेटजी फॉर इंप्रूविंग टाइम मैनेजमेंट स्किल फॉर रिड्यूस स्ट्रेस। अब कोई एक स्ट्रेटजी बताइए जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सके। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करेंगे तो आपका स्ट्रेस जो है वो कैसे कम होगा। तो इसमें देखिए ऐसे में होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको स्किल बेस्ड रहता है और आप उसको खुद से बना के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको है टाइम मैनेजमेंट हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस बाय अलोइंग देम प्लान टास्क प्रॉपर्ली, अवॉइड लास्ट मिनट रश, स्टे ऑर्गेनाइज एंड बैलेंस योर वर्कलोड। मतलब ये हो गया कि टाइम मैनेजमेंट से आप तभी आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं जब तक किसी काम को आप प्लान वे में नहीं करेंगे। यानी जो काम आप करना है उसको प्लान कीजिए, ठीक है। लास्ट मिनट को अवॉइड कीजिए, मतलब कि हम कल एग्जाम है ना, कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, ये चीज नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज कर लिए ना तो भाई पढ़ लिए, पूरा पढ़ के पंडित हो गए, ठीक है। और अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिए, बैलेंस रखिए और वर्कलोड जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कि हमको कौन सा काम कैसे करना है। अगर ओवर वर्कलोड होगा तो क्या होगा, आप उस काम को नहीं कर पाइएगा। When you manage time well, you feel more in control, less overwhelmed and better able to handle challenge calmly। इससे क्या होगा कि आप अगर टाइम को सही ढंग से मैनेज करते हैं तो आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आप बहुत अपने आप को हल्का महसूस करेंगे और हर काम को आप सही ढंग से कर सकेंगे और हर तरह के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर सकेंगे कि भाई टाइम हमारे पास है ना, हम कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन स्ट्रेटजी टू इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट क्या होगा इसमें, प्रायोरिटाइज टास्क यूजिंग द टू डू लिस्ट मेथड। मतलब क्या हो गया इसमें, आपको ये होता है ना कि जो आपका काम का अर्जेंसी है उसको पहले कीजिए और जिसका अर्जेंसी नहीं वो बाद में होगा, ओके। यानी टाइम का मैनेजमेंट वैसे करना है कि आपका काम जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग पूरा हो जाए, ठीक है। और जो काम आपका प्रायोरिटी हो, जो काम ज्यादा अर्जेंट है उसको पहले कीजिए और बाकी उसके बाद आपको अरेंज कर लेना है जिससे आपका काम समय पे खत्म होगा। क्वेश्चन 9 है, हाउ डज मेडिटेशन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस, डिस्कस ब्रीफली। आपको मेडिटेशन जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करने में कैसे हेल्प करता है। देखिए, meditation help in managing stress by calming and mind and relaxing the body। meditation reduce stress by lowering cholesterol level। when you meditate your body shift into relaxed state reducing the production of stress हार्मोन। देखिए हम लोग के शरीर में स्ट्रेस हार्मोन भी होता है और आपको जब कोई रिलैक्स होना होता है तो उस तरह का भी हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल, आपका एक लेवल होता है हार्मोन का, ठीक है, वो डाउन हो जाएगा जिससे क्या होगा कि आप जो है रिलैक्स फील करेंगे, आपको स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। सेकेंड क्या हो गया, इंप्रूविंग फोकस एंड इमोशनल कंट्रोल। आप किसी भी चीज को फोकस करेंगे और इमोशनल कंट्रोल आप कर सकेंगे। मेडिटेशन क्या करता है कि आपके माइंड को ट्रेन करता है कि आप किसी भी चीज को आसानी से, किसी चीज को शांति पूर्वक आप हैंडल करें, ठीक है। अगर कोई भी चीज स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो आप उसको सही ढंग से मैनेज करके शांति पूर्वक रीड करें, ठीक है। मेडिटेशन आपके बॉडी को रिलैक्स करता है, यहाँ डीप ब्रीथिंग एंड माइंडफुलनेस स्लो योर हार्ट रेट एंड रिलैक्स टेंस मसल्स। प्रमोटिंग पॉजिटिव थिंकिंग, आपका मेडिटेशन जो है वो आपको पॉजिटिव थिंकिंग को भी प्रमोट करता है, यानी आपका सोच जो है वो नकारात्मक हटेगा, ठीक है, और सकारात्मक बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मेंशन 2 बेनिफिट्स ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली। अगर आप खुद से काम करते हैं, अकेले काम करते हैं तो उसका 2 बेनिफिट क्या है। पहला हो गया इंप्रूव फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या होगा, यू कैन वर्क एट योर ओन पेस विदाउट फ्रीक्वेंट इंटरप्शन एंड विच हेल्प यू कंप्लीट टास्क मोर एफिशिएंटली। मतलब क्या, किसी काम को आप जो है खुद करेंगे बिना कोई इंटरप्शन का और उसमें काम क्या होगा, आपको शांति पूर्वक होगा और उस काम में आप ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे। सेकेंड क्या हो गया, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फिडेंस। वर्किंग अलोन अलाउ यू टू मेक योर ओन चॉइस, सॉल्व प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी।
अगर आप किसी काम को अकेले करते हैं तो आप अपने चॉइस से करेंगे, अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी एबिलिटी जो है वो इंप्रूव होगी। अगले पॉइंट में है व्हाट आर टेक्निक दैट आर यूज्ड टू मैनेज स्ट्रेस। कुछ आपका स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ टेक्निक का नाम लिखना है, यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला हो गया मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग, हेल्प कैल्म एंड माइंड एंड रिड्यूस फिजिकल टेंशन, exercise and physical activity release endorphins that naturally lower stress, time management, prioritizing tasks reduce last minute pressure, उसके बाद healthy lifestyle habit, proper sleep, balanced diet and hydration improve resilience to stress, relaxation technique, yoga, listening to music और engaging in habit। तो यहाँ पे आपका कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, आप ये पॉइंट जो है आपका इंपॉर्टेंट है, यानी इस पॉइंट की मदद से हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, इवन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग हो गया, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स हो जाएगा और रिलैक्सेशन टेक्निक हो जाएगा। अब है व्हाट आर 7 C ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें आपको बताना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का 7 C कौन सा है। ठीक है, यानी 7 आपका 7 C है, उसमें से आपको बताना है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले क्लियर हो गया, द मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी मैसेज जो होगा वो इजी होना चाहिए और समझने लायक होना चाहिए। कंसाइज, कीप द मैसेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ठीक है, करेक्ट इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड एरर फ्री, इंफॉर्मेशन जो होगा एक्यूरेट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। कंप्लीट, provide all necessary details for understanding, concrete, use specific fact and examples, not vague language। courteous में क्या हो जाएगा, be polite, respectful and considerate। coherent में क्या हो जाएगा, the message should be well organized and logically connected। ये आपको 7 C है and that is very important for exam। इसमें से क्वेश्चन आपको एक आध मैच कर ही जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस क्या होता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स एंड अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों रिसोर्स को मैनेज करता है, तभी आपका यूजर जो है काम कर पाता है। ठीक है, तभी यूजर और कंप्यूटर का इंटरेक्शन होता है। अगर ओएस नहीं रहेगा ना तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। इट कंट्रोल टास्क लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, डिवाइस कंट्रोल एंड रनिंग एप्लीकेशंस, मेकिंग द कंप्यूटर यूजेबल एंड एफिशिएंट। इसमें क्या होता है कि आपका कंप्यूटर ओएस जो है वो मेमोरी को मैनेज करता है, फाइल को हैंडल करता है, डिवाइस कंट्रोल करता है और कोई भी एप्लीकेशंस को रन करने में मदद करता है, चाहे वो कंप्यूटर में अब उसमें यूज है वो हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। ठीक है, ओएस जो है सब तरह काम करता है। अब लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर। फोल्डर और फाइल में क्या डिफरेंस होता है। अ फाइल इज ए डॉक्यूमेंट और डेटा स्टोर ऑन कंप्यूटर सच एज टेक्स्ट फाइल, इमेज, वीडियो, प्रोग्राम। तो फाइल जो होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट हो गया या डेटा हो गया जिसमें हम लोग किसी भी तरह का टेक्स्ट फाइल को, इमेज फाइल को, वीडियो फाइल को स्टोर करते हैं। ठीक है, इट मींस टाइप करते हैं, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, फाइल हो गया। इट होल्ड एक्चुअल इंफॉर्मेशन और कंटेंट, इसमें आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन और कंटेंट होता है। एग्जांपल आप देख रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया, फोटो हो गया, पीडीएफ हो गया। फोल्डर एक ऐसा कंटेनर हो गया जिसमें आप किसी भी मल्टीपल फाइल और फोल्डर को स्टोर करते हैं। इसमें क्या होता है, इट डज नॉट स्टोर कंटेंट डायरेक्टली, इसमें हम लोग किसी भी कंटेंट को स्टोर नहीं कर सकते। मान लीजिए आप फोल्डर के अंदर कुछ लिखना चाहे तो लिख नहीं सकते हैं आप, उसके अंदर वर्ड एक्सेल में लिख के आप रख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको फाइल को हम लोग फोल्डर में रख सकते हैं, फोल्डर का नाम दे सकते हैं लेकिन फोल्डर के अंदर डायरेक्टली कुछ लिखाता नहीं है। एग्जाम्पल में डॉक्यूमेंट फोल्डर हो गया, पिक्चर फोल्डर हो गया, गेम फोल्डर हो गया, वीडियो फोल्डर हो गया, बहुत सारा चीज होता है। अब है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूविंग एंड कॉपिंग फाइल। मूविंग ऑफ कॉपिंग ऑफ फोल्डर। ठीक है, तो कैसे होता है, तो ट्रांसफर द फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। जब एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फोल्डर को कट करके डालते हैं तो आपका प्रीवियस लोकेशन से वो खत्म हो जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां चला जाएगा। इसको बोलते हैं मूव करना।
ठीक है। अब कॉपी में क्या होता है कि आपका जहां से आपने कॉपी किया वहां भी होगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां भी चला जाएगा, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। तो कॉपी पेस्ट में होता है, बट आपका कट पेस्ट में क्या होता है, मूव में क्या होता है कि आपका ओरिजिनल जगह से खत्म हो जाएगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां पहुंच जाएगा। यही दोनों का मतलब है, ठीक है। Creates a duplicate folder in a new location. The original folder remain its initial location. Used when you want to extra copy or backup. अब है what are the common sign of virus attack? अगर मान लीजिए जब कंप्यूटर वायरस अटैक होता है उसका लक्षण क्या होगा? उसका लक्षण होगा आपका कंप्यूटर सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, बार बार क्रैश होगा, एरर आएगा, अनवांटेड पॉपअप आएगा, उसमें फाइल मिस हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, अननोन प्रोग्राम रनिंग, जो आप प्रोग्राम को नहीं भी चला रहे वही प्रोग्राम उसको रन करना शुरू हो जाएगा, हाई नेटवर्क एक्टिविटी, उसमें नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ जाएगा और आपका सिक्योरिटी टूल जो है वो डिजेबल हो जाएगा। अब है वाटर एंटीवायरस एंड नेम एनी टू एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी भी तरह के वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और रिमूव करने के लिए बनाया गया है, जो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम होता है जिसमें वायरस लग चुका होता है उसको स्कैन करता है, ठीक है। इट हेल्प्स प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम थ्रेट लाइक वर्म्स, ट्रोजन, स्पाइवेयर, रैंसमवेयर। ये सब आपको कुछ आपका वायरस का नाम है, मतलब वायरस का नाम नहीं कर सकते हैं, इस टाइप का वायरस को वो रिमूव करता है, ठीक है। दो एग्जांपल लिखा है यहाँ पे एंटीवायरस का, आपको माइकैफे हो गया, एवॉस्ट हो गया, क्विकफिल हो गया, और भी आप कुछ कुछ लिख सकते हैं इसके अलावा भी, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई रेगुलर डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन शुड बी डन। बार हम लोग को समय समय पे रेगुलर डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्यों करना चाहिए? क्योंकि रेगुलर डिस्क फ्रेगमेंटेशन शुड बी डन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इसका यूज करना चाहिए। When files are saved, deleted and modified over time, they become scattered in different part of the hard drive. जब आप हमेशा फाइल को सेव करते हैं, डिलीट करते हैं, ठीक है, उसको सही ढंग से मॉडिफाई करते हैं, तो क्या होता है ना, फाइल जो होता है वो हार्ड डिस्क के अंदर बिखर जाता है, स्कैटर हो जाता है। तो आपको डिफ्रेगमेंटेशन चलाने से होता क्या है कि वो फाइल जो है आपको एक जगह अरेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, कंप्यूटर जो है उसका स्पीड बढ़ जाएगा, इसलिए डिफ्रेगमेंटेशन यूज करना चाहिए। This is called fragmentation and fragmented file take longer for system to read which slow down the computer। देखिए फ्रेगमेंटेड फाइल मतलब जो बिखरा हुआ फाइल होगा, स्कैटर्ड फाइल होगा, उसको कंप्यूटर को पढ़ने में समय लगेगा मतलब क्या होगा, कंप्यूटर स्लो काम करेगा। तो आपको कंप्यूटर स्लो काम करेगा, उससे अच्छा है कि डिफ्रेगमेंटेशन चला लीजिए आप। अब है क्वेश्चन नंबर, सॉरी बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर डिस्क फ्रेगमेंटेशन। इसका बेनिफिट्स क्या हो गया, तो स्पीड अप सिस्टम परफॉर्मेंस बाय अरेंजिंग स्कैटर डाटा इनटू कंटीन्यूअस ब्लॉक। इसमें जितना भी आपको ब्लॉक में डेटा स्कैटर्ड होगा उस डेटा को ये अरेंज करेगा, जिससे आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। रिड्यूस वियर एंड टियर ऑन द हार्ड ड्राइव बाय मिनिमाइजिंग अननेसेसरी मूवमेंट, फास्टर फाइल एक्सेस एंड क्विकर प्रोग्राम लोडिंग, इंप्रूव ओवरऑल एफिशिएंसी एंड प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ द हार्ड डिस्क। तो ये सब आपको डिफ्रेगमेंटेशन का बेनिफिट्स है। अब है इनलिस्ट एंड टू मेथड्स टू प्रोटेक्ट आवर डेटा ऑन द कंप्यूटर। अपने कंप्यूटर में डेटा को प्रिवेंट करने के लिए कोई दो मेथड बताइए। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और सेकेंड आपका हो गया टेक रेगुलर बैकअप। तो अगर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करते हैं तो उसमें आपको यूनिक और कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को यूज करना है, जिससे आपको अनऑथराइज कोई एक्सेस ना कर सके। सेकेंड क्या है, आप कोई भी कॉपी को सेव करते कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम बैकअप लेते रहिए, क्योंकि मान लीजिए कंप्यूटर डेड हो गया या उसका हार्ड डिस्क करप्ट हो गया तो आप उस डेटा को बचा सके। क्वेश्चन 20 है, इनलिस्ट एंड टू मेजर्स दैट एन इंडिविजुअल शुड फॉलो टू टेक केयर ऑफ हिज और हर डिजिटल डिवाइसेज। कोई दो तरीका लिखना है जिससे कोई भी पर्सन जो है या कोई आदमी चाहे तो अपने डेटा को बचा सके, ठीक है, कोई भी डिजिटल डिवाइस को सेफ रख सके। तो उसके लिए क्या दो मेथड होगा, तो सबसे पहला हो गया कीप द डिवाइस क्लीन एंड डस्ट फ्री। सबसे पहला आपको क्या है
कि जो डिवाइस खरीदते हैं या जो डिवाइस आपके पास है उसको आपको क्लीन रखना है और डस्ट फ्री रखना है। ठीक है, रेगुलरली उसको आपको क्लीन करते रहना है, कीबोर्ड माउस जितना भी सब क्लीन करते ही रहिए, और हो सके तो डस्ट से एकदम बचा के रखिए, क्योंकि डस्ट जो होता है पार्ट्स का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। सेकेंड हो गया, इंस्टॉल एंड अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आप कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में जरूर रखिए, क्योंकि वही एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है आपको एक गार्ड का काम करेगा, किसी को अंदर जाने नहीं देगा, कोई वायरस को अंदर जाने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर जो है सही ढंग से काम करेगा, उसमें किसी तरह का वायरस आपको नहीं आएगा जिससे कंप्यूटर को हार्म हो। अब है हाउ एन एंटरप्रेन्योर एक्ट एज एन विजनरी लीडर। एंटरप्रेन्योर को एक विजनरी लीडर क्यों कहा था, उसका विजन क्या होता है, विजन मतलब क्या हो गया, वो बहुत दूर का सोचता है, ऐसा क्यों कहा था उसके लिए, बिकॉज क्रिएटिंग ए क्लियर विजन फॉर द फ्यूचर, क्योंकि वो आपको भविष्य के लिए क्लियर विजन रखता है कि उसको करना क्या है भविष्य में, उसका एम जो होता है बहुत ऊंचा होता है। तो देखेंगे, दे इमेजिन अ न्यू पॉसिबिलिटी, सेट लॉन्ग टर्म गोल एंड डेवलप इनोवेटिव आइडिया टू गाइड द डायरेक्शन ऑफ देयर बिजनेस। इसमें क्या हो गया कि वो अपना जो इमेजिन होता है नया नया पॉसिबिलिटी के साथ तैयार रखता है, आपको उसका गोल जो होता है वो लॉन्ग टर्म गोल होता है, लंबे समय तक काम करने का गोल होता है, और एक नए नए इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करता है, जिससे उसको अपने बिजनेस को डेवलप करने में, बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलता है। इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग अदर, इसमें क्या होता है कि जो विजनरी एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो दूसरे को इंस्पायर करता है, अपने टीम को इंकरेज करेगा, क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी काम करते करते कभी ऐसा समय आता है कि उस समय आपका टीम लीडर जो है थोड़ा सा अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू करता है, या उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई कितना काम करे, इससे कुछ फायदा हो नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको बारह मोटिवेट करता है। मोटिवेट करने से क्या होता है कि उस आदमी के अंदर जो है आपको नया जज्बा आता है, जिससे वो फिर से काम करता है, सही ढंग से काम करता है, और वही कॉन्फिडेंस जो होता है उसको आगे लेके हर एक को आगे लेके चलता है। ठीक है, टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, दे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी बिफोर अदर, मेक बोल्ड डिसीजन एंड टेक स्टेप्स टू ड्राइव ग्रोथ एंड इनोवेशन। मतलब क्या हो गया कि वो जो है एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। कैलकुलेटेड रिस्क मतलब क्या हो गया ना, कि वो जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद बोल्ड डिसीजन लेगा और ऐसा स्टेप्स लेगा कि उसका इनोवेटिव आइडिया जो है वो काम कर जाए, जो उसका इनोवेशन है वो आगे बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि जो रिस्क लेगा वही तो आगे बढ़ेगा, ऐसे भी रिस्क लेना ही पड़ेगा, कोई भी तरह का बिजनेस हो या कोई भी काम आप करते हो रिस्क लेना पड़ता है। उसके बाद है अडेप्टिंग टू चेंज, विजनरी लीडर्स स्टे अवेयर टू मार्केट ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर नीड्स एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटजी टू स्टे अहेड। मतलब क्या हो गया, एक विजनरी लीडर जो होता है वो हमेशा मार्केट के ट्रेंड को देखेगा, मार्केट में जो बदलाव चाहिए उसी बदलाव को लेके वो चलेगा। भाई वो अपने आप को बदलने के तैयार रहेगा, जो मार्केट में डिमांड हुआ उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू करेगा। इसलिए एक ट्रेंड्स को, एक टेक्नोलॉजी को जो मार्केट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग वो लेके चलना है। यही आपका एक विजनरी लीडर्स का, विजनरी एक एंटरप्रेन्योर का खूबी होता है। अब है हाउ सोसाइटी हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर इन देयर बिजनेस। अब सोसाइटी जो है वो बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में कैसे हेल्प करता है। ठीक है, हम लोग कहीं भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वहां सोसाइटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। सोसाइटी जो है किसी को आगे बढ़ाता है, किसी को बर्बाद भी करता है, लेकिन बर्बादी का काम तो बहुत कम है। ऐसे सोसाइटी के वजह से जो है आपका एंटरप्रेन्योर जो है या कोई भी तरह का बिजनेस जो है बढ़ता है। ठीक है, तो क्या क्या फायदा इसमें, सबसे पहले आपको हो गया सोसाइटी हेल्प एंटरप्रेन्योर इन देयर बिजनेस टू सेवरल इंपॉर्टेंट वे। सबसे पहला हो जाएगा प्रोवाइडिंग अ मार्केट फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पीपल इन सोसाइटी बाय द गुड्स एंड सर्विस ऑफर्ड बाय एंटरप्रेन्योर हेल्पिंग देयर बिजनेस ग्रो। सिंपल सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट प्रोवाइड किया जाता है, सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, तो उस सोसाइटी में रहने वाले जितने भी लोग होते हैं ना, उसके सामान को खरीदते हैं, उसके सर्विस का फायदा उठाते हैं, जिससे क्या होगा, उसका बिजनेस ग्रो करेगा। सेकेंड क्या होगा, ऑफरिंग ह्यूमन रिसोर्स, इन सोसाइटी प्रोवाइड स्किल वर्कर, प्रोफेशनल्स एंड लेबर्स दैट एंटरप्रेन्योर नीड टू रन देयर बिजनेस। और सोसाइटी जो है वर्कर को, प्रोफेशनल्स को
और लेबर्स को प्रोवाइड करता है कि आप अपना बिजनेस चलाइए, हम आप लोग के साथ हैं, हम लोग भी आपके यहाँ जॉब करेंगे और आपके कंपनी को, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्रिएटिंग सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, सोसाइटी सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू एजुकेशन, अवेयरनेस एंड इंकरेजमेंट फॉर इनोवेशन एंड न्यू आइडिया। और सोसाइटी जो है वो एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्रेन्योरशिप को एजुकेशन से, अवेयरनेस से, इंकरेजमेंट से या एक इनोवेटिव आइडिया से आगे बढ़ाता है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, बैंक्स, इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट स्कीम, पार्ट्स ऑफ द लार्जेस्ट सोसाइटी ऑफर लोन्स, ग्रांट्स एंड फंडिंग अपॉर्चुनिटी। अगर बैंक्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट स्कीम जो मिलता है वो भी आपको सोसाइटी के हेल्प से ही मिलेगा। सोसाइटी में अगर आपकी अच्छा पहचान है, एक अच्छा इमेज है, तो सोसाइटी वहां बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। गिविंग फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, और सोसाइटी जो होता है या सोसाइटी में जितने भी लोग आपका सामान खरीद रहे हैं, जो कस्टमर हो गए या कमिटी हो गया, वो आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको फीडबैक देते हैं। ठीक है, कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्या सुधार होना चाहिए या आपका प्रोडक्ट का रेटिंग क्या है, वो आपको कस्टमर से, सोसाइटी से मालूम चलता है। इसीलिए सोसाइटी जो है एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब है व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, मेंशन एनी 2 पॉइंट। अब एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, कोई भी 2 पॉइंट को लिखना है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए एंटरप्रेन्योर क्या करता है, कोई भी 2 पॉइंट को लिखेंगे। पहला क्या हो गया, मेक डिसीजन एंड प्लान स्ट्रेटजी एंड मैनेज रिसोर्स। सिंपल बात है। तो एंटरप्रेन्योर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू सेल एंड हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस। ये उसका प्लान होता है, स्ट्रेटजी होता है, वो बनाता है कि क्या हमें बनाना चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, कैसे सेल करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे अपने बिजनेस को। वो अपने स्ट्रेटजी को, अपने प्लान को डिस्कशन करता है, अब आगे बढ़ाता है, बनाता है। मैनेज रिसोर्स, दे मैनेज मनी, पीपल एंड मटेरियल्स टू इंश्योर द बिजनेस रन स्मूथली। और एक एंटरप्रेन्योर जो है रिसोर्स को मैनेज करेगा। भाई पैसा कहां से आएगा, आदमी कहां से आएगा, लेबर कहां से आएगा, ठीक है, कि उसका बिजनेस जो है वो सही ढंग से चल सके। राइट एंड 2 टास्क दैट एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। कोई 2 टास्क को लिखना है जिसका यूज आपको एंटरप्रेन्योर करता है बिजनेस को रन करने के लिए। सबसे पहला आपका हो गया ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेली ऑपरेशन, दे इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटी लाइक प्रोडक्शन, सेल्स एंड कस्टमर सर्विस रन स्मूथली। यानी पर डे जो है आपको जितने भी उसके कंपनी में या फैक्ट्री में जितने भी वर्क हो रहे हैं वो सब को मैनेज करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा, रिकॉर्ड रखेगा कि जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है। उसका है मॉनिटर फाइनेंस, दे कीप ट्रैक ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी वो फाइनेंस को भी ध्यान देगा कि जो उसका इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सब को मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, ये भी उसी का काम है। अब देखिए 25 लिस्ट एंड 2 कॉमन मिसकंसेप्शन या मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर। देखिए कोई भी 2 कॉमन मिसकंसेप्शन या मिथ्स लिखना है। आपका एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एंटरप्रेन्योर, एक लोगों का मानना भी होता है कि भाई बिजनेसमैन जो है वो बिजनेसमैन के घर में ही पैदा होता है। ठीक है, ऐसा मानना बहुत लोग का मानना भी होता है। वही यहाँ लिखा है बिजनेसमैन जो है वो बनता नहीं है, वो बिजनेसमैन के घर पैदा होता है, तभी तो उसका लक बन के आता है और महंगा महंगा गाड़ी में घूमेगा। बहुत लोग का मानना ये होता है, ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है, मिथ है। क्यों? दिस इज मिथ। एंटरप्रेन्योर कैन बी लर्न थ्रू स्किल, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने स्किल से, अपने ट्रेनिंग से, अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ता है। सेकेंड क्या है, यू नीड ए लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। और एक और धारणा ये होती है कि हमारे पास पैसा रहेगा तब ना हम कोई बिजनेस को शुरू करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चलते रहता है। भाई पहले शुरू तो करो, पैसा तो धीरे धीरे आते रहेगा। जब आप काम ही नहीं लगाओगे तो आपका शुरुआत कैसे होगा? होता क्या है, जैसे अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 10-10 हजार रुपया एक सेंड किया गया, महिलाओं खाते में सेंड किया गया,
तो लोगों को लगा कि भाई 10,000 मिला है तो फ्री का मिला है। भाई फ्री का नहीं मिला है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि आपको लघु उद्योग करना है, आपको छोटे छोटे काम करने हैं, ठीक है। तो आप जब उस 10,000 रुपया को लगाओगे तभी आप अगला काम वो करोगे, ठीक है। तो आप शुरुआत जब करते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये नहीं होना चाहिए कि खूब पैसा लगा तभी बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत आप कीजिए, पैसा का अरेंजमेंट अपने आप टाइम के अकॉर्डिंग होता चला जाएगा। ये भी आपको एक मिथ है। नॉट ऑलवेज ट्रू, मैनी बिजनेस स्टार्ट स्मॉल विथ लिमिटेड रिसोर्स एंड ग्रो ग्रेजुअली। क्या होता है, कम पैसा से शुरुआत करके भी आपका आगे लोग बढ़ा जा सकता है। 26 नंबर है, डिफाइन टर्म एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ आर फार्मर बेनिफिटेड फ्रॉम इट। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इससे फार्मर को बेनिफिट क्या मिलता है। Agriculture entrepreneurship refer to the process where farmers or individuals use innovative ideas, modern technology, and business skill to produce, process, and market agricultural product. It involves treating farmers like a business to increase productivity, profit, and sustainability. तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या हो गया, फार्मर्स जो है एक नए नए आइडिया के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और एक बिजनेस स्किल जो होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ने का, वो अप्लाई करता है। यानी एक कह सकते हैं कि नए जमाने का खेती, हर चीज जो होगा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा। उससे क्या होता है कि किसान को जो है प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा मिलेगा, मेहनत कम लगेगा, उसका खर्च कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। यही इसका मेन पर्पस है। ओके, फार्मर्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या होगा, आपका इनकम इंक्रीज हो जाएगा और टेक्नोलॉजी का बेटर यूज होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होगा, ठीक है। आपको नया मार्केट मिलेगा, हर तरह का मार्केट को यूज कर सकेंगे और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ, यार पैसा होगा तो लाइफ तो अपने आप बन जाएगा, ठीक है, लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद है, व्हाई डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशन हैज मेड 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपको यूनाइटेड नेशन जो है वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया है, ठीक है, या क्यों बनाया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। मेन पर्पस क्या है, आपको 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं 17 SDGs, इसका मेन पर्पस क्या है, मेनली यही क्वेश्चन का मतलब है। यहां हो गया, द यूनाइटेड नेशन क्रिएटेड 70 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू एड्रेस their major global challenge faced by people and planet. These goals provide a clear plan making the world safer, fairer and more sustainable by 2030। यानी इसमें एक ऐसा चीज चैलेंज को रखा गया है, ग्लोबल चैलेंज को, जो पीपल या प्लैनेट जो है वो डिफरेंट सिचुएशन से, डिफरेंट कंडीशन से जो गुजर रहा है, उस चीज को 2030 तक द्वारा कंट्रोल करना है, जो आपको हर जगह से मिनिमाइज कर देना है, जिससे आपका समस्या कम से कम हो। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है टू एंड पॉवर्टी एंड हंगर, कुछ का नाम आप लिख सकते हो, 17 होता है, 5, 6, 10 जितना आपको याद रहेगा उतना लिख सकते हैं, लेकिन याद जरूर कीजिएगा। टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट सेकेंड हो जाएगा। थर्ड हो गया टू इंश्योर पीस इक्वालिटी एंड जस्टिस, आपका फोर्थ हो जाएगा टू इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन एंड वेलबींग फॉर ऑल। नेक्स्ट आपका हो जाएगा टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड आपका नेक्स्ट हो जाएगा टू इनकरेज कंट्रीज टू वर्क टुगेदर। दीज आर द पॉइंट्स व्हाई यूएन मेड द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो आपका कुछ पॉइंट 17 है, 5 को याद रख लीजिएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको 100% रहता है। 100% बात बोल रहे हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन आना ही आना है। 28 नंबर है, लिस्ट सम वेज इन विच वी कैन यूज रिसोर्स सेंसिबली। ऐसा कुछ तरीका का नाम बताइए जिससे हम किसी भी रिसोर्स को सही ढंग से यूज कर सके, बर्बाद नहीं होना चाहिए, रिसोर्स ही तो सब कुछ है। तो यहां देखिए, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल मटेरियल लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल्स। हम लोग रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकल करें कोई भी मटेरियल जो पेपर, प्लास्टिक या मेटल का बनता है। पानी को बचाएं, सेव वाटर बाय फिक्सिंग लीक एंड यूजिंग इट्स केयरफुली। यूज इलेक्ट्रिसिटी वाइजली बाय स्विचिंग ऑफ लाइट एंड अप्लायंस व्हेन नॉट नीडेड। ठीक है, घर में अगर नहीं हो तो भाई पंखा, टीवी और जो भी चीज है वो सब बंद रखिए।
चूज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स लाइक सोलर पावर व्हेनेवर पॉसिबल, अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड एंड बाय ओनली व्हाट इज नेसेसरी। जितना जरूरी है ना उतना ही लिया करो, ज्यादा लेकर होटल में छोड़ के नहीं आ जाना है। बहुत लोग होता है क्या है, 5 लोग का पार्टी कर लिए, खाए खाए नहीं खाए बर्बाद करके चले आए। क्या है भाई, दोस्त का पार्टी था बर्बाद करके चले आए। ये सब चीज बहुत ही खराब होता है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारपूल एंड वॉक टू रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन। और 5 लोग का पार्टी होता है तो 5 लोग बाइक से जाते हैं, हुर्राते जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते हैं, सब अपना पर्सनल बाइक यूज करते हैं। जहां पे तेल खत्म होना चाहिए 1 लीटर, वहां खत्म होता है 5 लीटर, 5 आदमी के कारण। ओके, प्लांट ट्रीज एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो भाई जितना आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लांट भी लगाइए, पेड़ लगाइएगा तभी तो आगे बढ़िएगा। पेड़ ही तो सब कुछ है, पेड़ रहेगा तो दुनिया रहेगा, पेड़ रहेगा तो पानी रहेगा, पेड़ रहेगा तो हम लोग रहेंगे, नहीं तो हम लोग भी विलुप्त हो जाएंगे। 29 नंबर है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस। एक एजुकेशन ही ऐसा चीज है ना जो एक आदमी को स्किल और सोचने समझने का शक्ति देता है। एजुकेशन से कोई पर्सन जो है राइट और रॉन्ग को डिसाइड कर सकता है। तो वही बताना है कि एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। एजुकेशन प्ले एन क्रूशियल रोल इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज इट help people understand how to use resource responsibly and create a better future. It builds awareness, skill and value that support long-term environmental, social and economic well-being. इसमें ये होता है कि एजुकेशन अगर रहेगा तो लोग समझेंगे कि किसी भी रिसोर्स को कैसे यूज करें और कैसे यूज करेंगे जो आप भविष्य के लिए बच जाए, भविष्य में हमारा आने वाला बेटा पोता यूज करे। ठीक है, तो ये चीज को आपको ये ध्यान देना होता है। वो कौन ध्यान देगा, एक एजुकेटेड पीपल ध्यान देगा। ठीक है, और एजुकेशन रहने से ही क्या होता है, लोगों के अंदर जो है वो आपको अवेयरनेस क्रिएट होता है, लोगों के अंदर जो है एक जागरूकता आता है, तब वो काम को सही ढंग से करता है जिससे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, मेंशन 2 ह्यूमन एक्टिविटी दैट लीड टू एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। इसमें आपको डिफॉरेस्टेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कटिंग डाउन ऑफ ट्री कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पॉल्यूशन क्या हो गया, गाड़ी चलाते हैं, केमिकल वेस्ट होता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, ये सब की वजह से आपको पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो गया, कोई भी चीज आप लिख सकते हैं। 31 में व्हाई इज देयर नीड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जरूरत आखिर क्यों है, इसका रीजन क्या है। सबसे पहला, there is need for sustainable development because it ensures that we meet our present need without harming the ability of future generation to meet their। मतलब इसमें ये होता है ना कि हम अपने आज के जरूरत को कैसे पूरा करें जो हमारा जरूरत भी पूरा हो जाए और हमारे भविष्य के लिए भी रह जाए। ठीक है, तो उसमें कुछ आपका दिया हुआ है सबसे पॉइंट, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। इसमें क्या होगा, natural resource like water, forest and minerals are limited. Sustainable development prevent their overuse and protect ecosystem. To reduce pollution and climate change, it encourage cleaner technology and responsible practices that help control air, water and soil pollution. यही आपको जो है बताता है कि कैसे आपको एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन से बचना है। ठीक है, टू इंश्योर लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या हो गया, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स सपोर्ट स्टेबल एंड कंटिन्यूड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग फ्यूचर हार्म। टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसमें क्या होगा, इट इंश्योर एक्सेस टू क्लीन एयर, सेफ वाटर, हेल्दी फूड एंड बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल। और टू मेंटेन रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसमें होगा sustainable development ensure that our children and grandchildren also have access to the resource they need। मतलब ये हो गया कि हम अपने रिसोर्स को बचा कर रखेंगे तो हमारा शादी होगा, यानी आपका शादी होगा, हमारा शादी तो हो चुका है, अगर आपका शादी होगा तो आपके बच्चे उस रिसोर्स को यूज करेंगे, फिर उसका शादी होगा, उसके बच्चे का शादी होगा, उसके बच्चे का शादी होगा, तो इस तरह जनरेशन चलते रहेगा।
तो आपका आगे की तरफ क्या होगा, सारा लोग रिसोर्स को यूज करते रहेंगे। और हम ही सारे रिसोर्स को खा पी के खत्म कर दे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, उनको रिसोर्स वो नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन प्रिंसिपल क्या, सिद्धांत क्या, उसका मेन पर्पस क्या है। द मेन प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर द की गाइडलाइंस दैट हेल्प अस यूज रिसोर्स वाइली while प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी इसमें आपको यह बताया जाता है कि आप रिसोर्स को सही ढंग से यूज करें और इसमें आप अपने इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाएं और आप रिसोर्स को यूज कर सकें, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया कि आप रिसोर्स को कंजर्व करें, रिसोर्स को बचाएं। सोशल इक्विटी मतलब क्या हो गया, इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल पीपल, यानी सभी को समान अधिकार मिले और सभी को जीवन अच्छी तरह से बिताने का मौका मिले। इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट डेवलपमेंट दैट सपोर्ट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट। और क्या करना है कि आप डेवलपमेंट को प्रमोट करें, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब क्या है, कुछ ऐसा काम करें कि उसको लंबे समय तक कुछ न कुछ आमदनी होते रहे, ठीक है, जिससे आप भी खुश, सामने वाला भी खुश, मोहल्ला भी खुश, सब लोग खुश। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। इंटरजेनरेशनल इक्विटी यानी मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब क्या हो गया कि जो भी आज के समय की आवश्यकता है उसको पूरा भी हो जाए और हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ सेफ हो जाए, इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स, यूज रिन्यूएबल रिसोर्स एट अ रेट इन विच दे कैन रीजनरेट नेचुरली। और क्या होगा, आपको रिन्यूएबल सोर्स अगर यूज करना है तो उसको यूज कीजिए, जिससे क्या होगा कि वो आपको आसानी से इन्वायरमेंट से जनरेट हो जाए और इन्वायरमेंट को नुकसान न पहुंचे और उसको हम यूज भी कर ले और वो यूज जो है किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको पार्ट ए से था। बुक का 2 पार्ट में रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है। तो पार्ट बी में किसी का आईटी होता है और किसी का आपको एआई होता है। तो पार्ट ए लगभग सब बुक का जो आपका टॉपिक होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इसमें आपको सेम यही टॉपिक पढ़ना होता है। और जो आपने देखा वीडियो, ये आपको टॉपिक या क्वेश्चन कहिए या डेफिनेशन कहिए, सारा चीज आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर इसको आप समझ जाओगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या, सब्जेक्टिव भी आसानी से बन जाएगा, सब्जेक्टिव ही आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ओके।